Dear aspirants, now this is going to be the part second of today's video. In part 1 we have already done a reading passage and just hold on, let me take the pen. So in our previous part we had already done the reading passage and literature, half of the part had been done. Now famous quotes we shall be doing. I am very disappointed that except for a candidate Swati Verma, none of you have sent the answer in the telegram group or on my personal telegram number. This is very disappointing. It shows clearly that you are not at all serious. सो कैंडिडेट से जो मैंने बोला है ना 100% सिलेक्शन की गारंटी, ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे. मेरे मेहनत करने से आपकी 100% सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होनी है. अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. एक ही सूत्र है और वो है मेहनत. भाई घर बैठे कोई नौकरी को नहीं देकर जावे. इस चीज़ ने कत्ती दिमाग में बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स कंटिन्यू इट. ये है हमारी मेहनत और इस मेहनत के बलबूते पर ही यू विल बी एबल टू गेट अ सिलेक्शन, राइट. सो नाउ फेमस कोट्स आर टू बी डन बाय अस. लेट्स कंटिन्यू. So this we had already covered in part 1 and we had reached to the famous quotes. So as I suggested a question to all of you in my previous part, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एलिमेंट बताइए कि शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उनके प्लेज में और उनके सोनेट्स में. अभी मैं आप लोगों को ना कुछ कोट्स याद करवाना चाह रही हूँ और कोट्स स्टार्ट करवाने से पहले आई वांट कि आप अपने पेन और अपनी नोटबुक के साथ रेडी रहें और आप इन सारी कोटेशंस को इनके साथ लिखें. इसका बेनिफिट आपको क्या होना है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि शेक्सपियर की जो भी कोटेशंस हैं वो आज की इंग्लिश में एज इट इज़ यूज़ हो रही हैं. तो आप उस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि ये कहाँ से कौन से प्लेस से लिए गई हैं. आप शेक्सपियर का जो भी कोई आपके उसमें एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो इट्स बेटर कि आप सीरियस हो जाएं, अपना पेन पेपर ले लें और ये सारी कोटेशंस को नोट करें. सो फर्स्ट इज़ टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. ये कैंडिडेट्स हैमलेट के एक्ट 3 का सीन 1 है. तो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं मोस्ट ऑफ देम लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम उन सभी में क्या है 5 एक्ट्स मिलेंगे आपको. देयर विल बी 5 एक्ट्स. उस टाइम पर यही ट्रेंड था और ये 5 एक्ट्स एक तरह से शेक्सपियर के लिए एक बड़ा ही मैजिकल रहे हैं और हम सब रीडर्स के लिए भी बड़े ही एक इजी टू रिकग्नाइज वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इसमें जो पहला ये हम पढ़ें टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. ये हैमलेट के अंदर बोला गया एक्ट 3 सीन 1 का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है. इसमें जो हैमलेट है वो ये बता रहा है कि किस तरह से जो लाइफ का पेन है, लाइफ के अंदर जो अनफेयरनेस है उसको मॉर्न कर रहा है, उस चीज़ को के ऊपर वो करा रहा है, उस चीज़ को वो दुख व्यक्त कर रहा है. बट द अपोजिट माइट बी वर्स. और वो कहते हैं कि जब लाइफ में इतने सारा पेन और स्ट्रगल जो आता है उससे हम वो हमारे लिए पेनफुल तो है ही है, वो हमें हर्ट तो करता ही है, लेकिन इसका अपोजिट अगर हो जाए तो वो और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है. यानी कि अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा होता रहे सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बैड फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये एक स्टेटमेंट है. तो जैसे कि हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन की बिगनिंग इससे स्टार्ट कर सकते हो कि हैमलेट एक्ट 3 सीन 1 में शेक्सपियर ने ये एक सेंटेंस बोला हुआ है और वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ को भी शो करता है, क्योंकि लाइफ हर एक इंसान की हमेशा सफरिंग के साथ रही है
एंड शेक्सपियर दो हिज चाइल्डहुड वॉज गुड, बट उनकी जो मैरिड लाइफ थी दैट वॉज नॉट गुड वन. ही लॉस्ट हिज सन, and after that during the plague time he wrote sonnets, and like everything you can mention in the first stanza as an introductory part. So please remember it and write it. To be or not to be, that is the question. ये आप बिल्कुल याद रख लें. हैमलेट एक्ट 3 सीन 1 की कोटेशन है ये. नेक्स्ट कोटेशन इज ऑल्सो फ्रॉम हैमलेट. सो मैं आपको जो मेन प्लेज हैं उनकी कोटेशंस लिखवा रही हूँ. दिस इज, देर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, दैन आर ड्रेम्ट ऑफ इन योर फिलोसफी. तो यहाँ एक्ट 1 की बात चल रही है और हैमलेट जो है वो होरेशियो को बोल रहा है कि होरेशियो, आप हैमलेट के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊँगी इन डिटेल, वी विल बी रीडिंग अबाउट इट, वी विल बी स्टार्टिंग. तो यहाँ हैमलेट जो है वो, लेट मी टेक द हाइलाइटर. यहाँ हैमलेट बोल रहे हैं कि अर्थ और हेवन पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना तुम मतलब सपने में, अब तुम्हारी फिलॉसफी में जो भी तुम सोचते हो ना, उससे भी ज़्यादा कहीं यहाँ पर है. इट मीन्स कि ह्यूमन नॉलेज जो है, कोई भी इंसान अपने आप को ये समझता है कि आई एम द पावरफुल, आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट. तो ये सब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अर्थ पर और इस हेवन पर एवरीवेयर द नॉलेज इज़ अनलिमिटेड, and whereas human knowledge is limited. So everyone must be humble, everyone must be polite, and that is always we need to be we need to be humble and polite. So this is the gist, this is the explanation of this quote, and that is also from Hamlet. So Hamlet के अभी हमने दो पढ़ लिए हैं. एक तो है to be or not to be, that is the question, and second is there are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. So let's move to the next one. There is nothing either good or bad, but thinkings makes it so. आप कई बार ऐसा बोलते होंगे कि everything is two coins and it depends upon on which side you are looking at. तो यही चीज़ इसमें बताए कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये हमारे देखने का नज़रिया होता है जो किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाता है. सो दिस इज़ फ्रॉम एक्ट 2 हैमलेट. तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैमलेट के, लेट्स रिवाइज इट. हैमलेट एक्ट 3 की टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. एक्ट 1 से हमने पढ़ा देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ देन आर ड्रेम्ट ऑफ इन आवर फिलॉसफी. थर्ड वी हैव रेड देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. शेक्सपियर challenges our conditioning where we are taught to label certain events as goods and certain events and as bads. तो यहाँ शेक्सपियर हमें खुद चैलेंज कर रहा है कि we कैन नॉट जज एवरीथिंग एनीथिंग एज गुड और बैड. ये सिर्फ कंडीशन है, ये सिचुएशन होती है किसी पार्ट में, किसी लाइफ के उस हिस्से में जो उस चीज़ को गुड या फिर बैड बनाते हैं. कुछ इवेंट्स होते हैं जो उसको गुड और बैड बनाते हैं और इसीलिए हम उनको लेबलिंग करते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नथिंग एज गुड और बैड, एवरीथिंग इज़ pure. Now let's read some of the famous quotes which are mentioned, which have been taken from our famous comedy As You Like It. ये कैंडिडेट्स ये मान के चलो कि ये कोटेशन आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने जो अपना सेकंड क्वेश्चन जो दिया था आपको शेक्सपियर के बारे में, तो आप इस कोटेशन से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो आपका आंसर. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. आप इसको तो बिल्कुल ऐसे जो बोलते हैं ना कि क्राम कर लें, रट्टा मार लें, ये आपको लाइंस बिल्कुल याद होनी चाहिए. आपके दो क्वेश्चंस डेफिनेटली शेक्सपियर से रिलेटेड आएंगे और उसमें आप किसी न किसी तरह, अगर आप अपने आपको क्रिटिकली राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसमें डेफिनेटली इस चीज़ को बड़े ही इंटेलेक्चुअली यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे अगर हम मान लो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था शेक्सपियर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, तो आप इससे स्टार्ट करते हो और फिर आप बताते कि येस शेक्सपियर हैड प्लेड ऑल्सो मैनी पार्ट्स
in his life as father, as brother, as son, as husband, as a friend, and then you can write that some of the autobiographical elements of his life are written in it. तो ऐसा करके आप यहाँ से इंट्रोडक्शन अगर करते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल इम्प्रेस होने वाला है. सो ये आई बिलीव आप सभी लोगों ने ये वाली कोटेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, सुनी होगी, बिकॉज आई थिंक 9th या 10th की किसी क्लास में इंग्लिश कम्युनिकेटिव में दिस पोएम, दीज लाइन्स आर ऑल्सो एक्चुअली एज यू लाइक इट में जब फॉरेस्ट में है रोजलिन, तो दैट टाइम दिस इज़ बीइंग संग बाय हर. तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें. एंड इन दिस कोटेशन शेक्सपियर हैज़ टोल्ड कि कैसे ये जो वर्ल्ड है ये मेटाफर है, ये पूरा मेटाफर यूज़ किया गया है यहाँ पे कि पूरा संसार जो एक स्टेज है और यहाँ सभी औरत और आदमी जो आते हैं वो सिर्फ अपने किरदार निभाने के लिए आते हैं. उनकी एक सर्टेन टाइम पर एंट्री है, उनके एक सर्टेन टाइम पर एग्ज़िट है, और एक टाइम पर ही उनको, मतलब एक लाइफ में उनको काफ़ी सारे रोल्स प्ले करने होते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन and learn it. नेक्स्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम एज यू लाइक इट. जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉमेडीज़ हैं शेक्सपियर के उनमें कोई ना कोई एक फूल या क्लाउन ज़रूर आपको मिलेगा. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी. तो वहाँ आपने वहाँ भी एक लाइन है, द फूल डॉथ थिंक ही इज़ वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल. बहुत आराम से आपको समझ में आ गया. अगर किसी को डाउट है कि यहाँ पे डॉथ का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली जो ब्रिटिश इंग्लिश जैसे बिगिन हुई थी तो उस टाइम पर डज को डॉथ बोलते थे. तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि डॉथ का मीनिंग क्या है, डज. तो फूल, एक मूर्ख आदमी क्या सोचता है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन एक वाइज आदमी क्या सोचता है कि वह अपने आप को मूर्ख समझता है. और यही डिफरेंस है एक फूल और एक वाइज पर्सन में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर. इट मीन्स अ फूल थिंक्स दे आर वाइज, दैट इज वाई दे रिमेन अ फूल, वेयर इज अ वाइज पर्सन थिंक्स ऑफ देमसेल्व्स एज अ फूल. सो प्लीज रिमेंबर दिस एंड राइट इट. अगर आपको ये सारी याद करनी है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा लिख लिख कर याद करो, सिमिलरली एस्पिरेंट्स प्लीज रिमेंबर ऑल दीज कोट्स बाई राइटिंग. जितना लिख कर देखोगे उतना ही यू आर गोइंग टू गेट एन एक्स्ट्रा एज इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम पेपर. So let's move to the next quotation, that is also from As You Like It. No, this we have already discussed, I think. Yes. Now चलो एज यू लाइक इट की एक बार फेमस जो भी है हमारी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. यस, वन इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. लेट मी रिमूव. All the world's a stage and all men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. Next is, the fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. The next one is also maybe by mistake the slide has been repeated. अब मैकबेथ आप सभी ने ज़रूर अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा होगा. नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं आगे जो अभी अपने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये तीनों ही शेक्सपियर पर बनाने वाली हूँ. तो यहाँ हम जो फेमस ट्रेजेडीज़ हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो मैकबेथ में आप अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. मैकबेथ में एक बार ऐसा आता है कि मैकबेथ को सपने में नाइटमेयर आता है कि बुरा सपना आता है कि एक डैगर है, उसका हैंडल जो है वो मेरे हाथ की तरफ आ रहा है. तो इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टूवर्ड माई हैंड. अब आप बोलेंगे कि इसमें ऐसे क्या फेमस कोटेशन है. एक्चुअली ये डैगर जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ब्लडी कोर्स. कोर्स का मीनिंग होता है रास्ता, है ना. जैसे भी आपका कोर्स है, एक डिफाइंड वे जिसके पीछे आप जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, है ना. तो द डैगर रिप्रेजेंट्स द ब्लडी कोर्स मैकबेथ इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन. अब ये जो डैगर है
वो ये शो कर रहा है कि कैसे अभी आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज ये अपनी जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए एक बुरे रास्ते को, एक खूनी रास्ते को अपनाने वाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. सो दिस इज़ वेरी important that how man is human being is tempted towards the various fascinating things of life and all those various things, जैसे हम अपने हिंदी में बोलते हैं कि सब मोह माया है. तो जो मोह माया के पीछे कैसे इंसान पड़ जाता है, एंड ही नेवर थिंक्स इवन डूइंग एनी काइंड ऑफ क्राइम एंड मर्डर्स. तो यही आप इस कोटेशन का मीनिंग मान के चलें. नेक्स्ट इज लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर. इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग. अब ये भी एक बड़ी ही फेमस कोटेशन है और आपको थोड़ा सा बड़ी लगेगी, बट स्टिल आप इसको नोट कर लें. अगर मुझे जो लग रहा है कि आपके जो ट्रेजेडी आएंगे, ये सिर्फ मेरा इन्फरेंस है, आई कैन नॉट चैलेंज इट, बट आई एम गेटिंग सम इंट्यूशन कि आपकी जो HPSC TGT का एग्ज़ाम होगा उसमें ट्रेजेडी अगर पूछी जाती है तो या तो मैकबेथ पूछी जाएगी या हैमलेट पूछा जाएगा. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लग रहा है, बट ये दोनों ऐसे आपके वो हैं, मैकबेथ, हैमलेट और आपका जो है जूलियस सीज़र. जूलियस सीज़र के पीछे इसलिए पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपके इंग्लिश कम्युनिकेटिव में जूलियस सीज़र जो है उसका एक पार्ट, एक एक्सट्रैक्ट आया हुआ है आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में, 10th क्लास में. और मैकबेथ जो है वो काफ़ी काफ़ी जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ग्रेजुएशन लेवल तक, वहाँ पर भी मैकबेथ आया हुआ है, तो वो मुझे ज़्यादा लग रहा है. वैसे ही हैमलेट क्योंकि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट जो हम बोलते हैं ट्रेजेडी है, लॉन्गेस्ट ड्रामा है, लॉन्गेस्ट प्ले है, तो इस वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाती है. तो इन तीनों में से आपका ज़रूर आएगा. और अगर मैकबेथ आए या फिर हैमलेट आए या फिर आपको जूलियस सीज़र आए या फिर ट्रेजेडी का कोई भी क्वेश्चन आए, आपकी ये वाली कोटेशन जो है आप डेफिनेटली अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ टॉकिंग अबाउट लाइफ. ये लाइफ के बारे में बात करिए कि लाइफ क्या है, कुछ नहीं है, एक वॉकिंग शेडो है, एक पुअर प्लेयर है दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज. वो स्टेज पर आती है और अपने अपने मतलब आगे पीछे करते हुए अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को ताक पे रखते हुए अपने समय बिताती रहती है. एंड देन इज़ हर्ड नो मोर. उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, यानी एवरीवन डाइज. और फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए बोले कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन है. अगर आपको और ज़्यादा कुछ याद ना रहे तो आप ये लिखो, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर, फिर डैश 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 लगा के फिर आप लिखो इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. तो यहाँ अब देखो, हम ऐसा बोलते हैं, कई बार हम ऐसे तो भगवान है ही नहीं. तो जैसे जो एक हमारा लाइफ के प्रति एक निहिलिस्टिक जो अप्रोच है, उस चीज़ को यहाँ पे शो किया गया कि लाइफ में ठीक है, आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई कैसा हाल चाल है, एंड वी रिप्लाई हाँ बस ठीक ठाक चल रही है. सो दिस इज़ जो चल रही है बिकॉज इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. कि लाइफ एक तरह से एक स्टोरी है जो एक मूर्ख के द्वारा बताई गई है, उसके द्वारा बनाई गई है ना, फुल ऑफ साउंड एंड फरी. और लाइफ में क्या है, सिर्फ आवाज़ें हैं, सिर्फ गुस्सा है, सिग्निफाइंग नथिंग, और लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो ये मैकबेथ के एक्ट 5 में है, जब मैकबेथ इज़ लूजिंग हिज ऑल सेंसेस. लेडी मैकबेथ भी नींदों में चल रही है, और उसके बाद वाले जो एक्ट है उसके बारे में यहाँ बात चल रही है. सो निहिलिस्टिक, आप इस वर्ड को नोट कर लें ताकि आपकी वोकेबलरी भी साथ के साथ इम्प्रूव हो. निहिलिस्टिक मीनिंग होता है रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस. सो निहिलिस्टिक लुक टुवर्ड्स लाइफ विच टू बी ऑनेस्ट इज़ टेक्निकली करेक्ट. अब ऐसा कई बार होता है जब व्हेन वी आर नॉट हैप्पी हमें पूरी सभी की लाइफ ही बेकार लगती है.
So technically we can say that yes, this is true. Next famous quotation is, what is in name? A rose by any other name would smell as sweet. ये रोमियो जूलियट से है. रोमियो जूलियट आप जब भी कि नाम में क्या रखा है ना, आप काम में से बात करो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इन हिंदी वी कॉल इट लाइक दिस. अब कोई एक रोज़ है, उसका चाहे कोई भी नाम हो, वो हमेशा वैसी ही स्मेल देगा जैसी स्वीट स्मेल वो अभी दे रहा है, रोज़ नाम होने पर भी दे रहा है. तो ये रोमियो एंड जूलियट के एक्ट 2 का एक में से निकाला गया कोटेशन है. इसका मीनिंग क्या है कि जब जहाँ प्रेम होता है ना, तो वो किसी कास्ट को, किसी रेस को, किसी रिलीजन को बिल्कुल भी नहीं देखता है, और किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल को वो नहीं मानता है ना. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. तो आप जब भी ऐसा कुछ कोई भी आप कॉमेडी का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, या अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट शेक्सपियर इज़ अ लव पोएट, और शेक्सपियर इज़ अ ड्रामेटिस्ट हु हैज़ रिटन अबाउट लव, तो आप इस कोटेशन से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो रोमियो जूलियट से रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं है, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट विद इट. ये तो आपने बिल्कुल सुना होगा. दिस इज़ अ फेमस कोटेशन फ्रॉम द ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी बुक उसके कवर से हम जज नहीं कर सकते, वैसे ही हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. तो आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखें. ये भी पोइट जो हमारे शेक्सपियर जो राइटर हैं, प्रोलिफिक जो राइटर हैं, उनकी कोटेशन है. अब नेक्स्ट कोटेशन है जूलियस सीजर से. ये उस टाइम का एपिसोड है जब सीजर को मतलब सीजर को मारा जा चुका है, और वहाँ पर फिर अपनी जो स्पीच है वो स्टार्ट की जाती है. तो यहाँ बोला जाता है कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम. एक्चुअली यहाँ जूलियस सीजर की प्रेज में ही आया है वो, लेकिन जूलियस सीजर की प्रेज करने की जगह पर वो ऐसा बोल रहा है कि आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को दफनाने के लिए हूँ, ना कि उसकी तारीफ़ करने के लिए. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो प्रोटेगनिस्ट है वो जूलियस सीजर को सपोर्ट करता है, बिकॉज ही इज़ इन एक्सट्रीम पेन, और वो सोचता है कि कैसे भी करके मैं मतलब जो यहाँ के लोग हैं, अपनी स्पीच के द्वारा यहाँ के लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करूँ, है ना. तो ये शेक्सपियर के प्ले का बड़ा ही एक्साइटिंग प्लॉट पॉइंट है. अगर जूलियस सीजर से रिलेटेड कोई 4 मार्क्स, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको जूलियस सीजर के 5+5 करके 2 क्वेश्चंस भी दे दे. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ जूलियस सीजर की पॉसिबिलिटी है. जूलियस सीजर की पॉसिबिलिटी भी क्वेश्चन की है. रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 10th क्लास की कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इनका पार्ट है, तो वहीं से उठाई गई ये लाइन है. सो यू कैन गो थ्रू इट. अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन. अब ये कि कोई भी ऐसे देख के बोलता है कि हाँ इसकी बड़ी मौज है, ये तो सबसे बड़ा है, इसके पास तो पावर है, लेकिन जब भी पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है. तो हेनरी द 4th पार्ट 2 एक्ट 3 से ये जो है कोटेशन ली गई है. तो आप इस चीज़ को भी बिल्कुल अच्छे से लर्न करें. ये जितने भी कोटेशंस कैंडिडेट्स मैं आपको दे रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपकी राइटिंग स्किल में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एन आर्टिकल अपॉन इट इन रेफरेंस टू द टुडेज कॉन्टेक्स्ट. ऐसा करके कोई भी अगर आपको आ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस कोटेशन देयर. इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ, ये यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ है तो आप लव तक ही इसको पढ़ें. इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन 12th नाइट. तो जो 12th नाइट का एक्ट 1 है उससे ली गई है. इसका मतलब है कि एक ओवर एबंडेंस ऑफ लव. ये थोड़ा सा ना प्लीज़ कैंडिडेट्स आप इस वर्ड को ओवर एबंडेंस पढ़ें.
एन ओवर अबंडेंस ऑफ लव सो दैट दे मे लूज द एपेटाइट फॉर इट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, अगर प्रेम का जो भोजन है वो म्यूज़िक है तो उसको बजाते रहो, ये इसका मीनिंग हुआ। इट मीन्स कि अगर प्रेम है तो उसको चलने दो, और इतना चलने दो कि जो भूख है प्रेम की वो कम हो जाए, है ना। तो ये कि अर्ज है, एक ये रिक्वेस्ट है कि जो लव है उसको बस फैलने दो, उसको बजने दो और उसको चलने दो। सो आप इस कोटेशन को भी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि लव इज़ एटर्नल या फिर ऐसा कुछ, लव राइटर के रूप में शेक्सपियर को आप हाईलाइट करो, देन डेफिनेटली कैंडिडेट्स यू कैन यूज दिस कोटेशन। This is also very important. Some are born great, some achieve greatness and some have greatness thirst upon them. अब इसका क्या मीनिंग है कि कुछ लोग तो क्या है, लेट्स लुक इनटू इट, कि कुछ लोग तो क्या, सम पीपल आर बॉर्न इनटू पावर, कि कुछ लोग जो हैं वो पावर के अंदर ही पैदा होते हैं, यानी कि ऑलरेडी पिता अमीर है और बेटा भी फिर अमीर ही हो गया, एक तरह से एग्जाम्पल में दे। सम वर्क फॉर इट, और कुछ लोग क्या है उस पावर को पाने के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। एंड सम आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट, और कुछ लेकिन फिर भी ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ रेफरेंस फ्रॉम 12th नाइट। लव सॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर। अब इसमें क्या है कि सॉट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सीक, सॉट, सॉट, आपने पढ़ा होगा अपनी वर्ब फॉर्म्स जो पढ़ी होंगी, कि लव को ढूंढना, लव को मांगना, उसके बारे में पूछना अच्छी बात है, लेकिन बट गिवन अनसॉट इज़ बेटर, लेकिन ऐसा प्रेम जो बिना किसी के मांगे, बिना किसी के पूछे अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो बेहतर है। So asking someone to give you love and affection is good, but having someone give you love and affection without you asking is even better. अगर आप किसी से प्यार मांगते हैं तो वो अच्छी बात है। ऐसा बोला जाता है कि इंसान प्रेम का भूखा होता है, लेकिन अगर आपको प्रेम बिना मांगे ही मिल जाए तो वो प्रेम और भी ज़्यादा सर्वोपरि माना जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन जूलियस सीजर की ही ये कोटेशन है, ये शायद मुझे स्लाइड उसके साथ लगानी चाहिए थी। कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो यहाँ जूलियस सीजर के मरने के बाद का ही ये स्टेटमेंट है कि जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो मौत से पहले भी कई बार डरते हैं, क्योंकि उनको हर बार डर लगता है, और जितनी बार आप डरते हैं उतनी बार आप मौत का एहसास लेते हैं। लेकिन जो बहादुर होते हैं उनको कभी डेथ का टेस्ट ही नहीं मिलता है, वो मिलता है तो सिर्फ एक ही बार जब उनकी रियल में डेथ होती है, ठीक है। तो दिस इज हु रन फ्रॉम देयर फियर्स विदाउट फेसिंग देम डाइज मेटाफोरिकली डेथ्स, कि मेटाफोरिकली वो हर दिन मरता है। ऐसा बोलते हैं ना कि इस तरह कायरों की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम मर जाएं। एक ये बहुत छोटी सी कोटेशन है कि एट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। यहाँ पर ये कि अपनों से दिया हुआ घाव जो है वो सीजर ने, जूलियस सीजर को मिला था। जो धोखा जो होता है, बिट्रेयल जो होता है, वो कभी भी दुश्मनों से नहीं मिलता, क्योंकि दुश्मनों का तो हमें पता ही है कि वो तो हमारे एनिमी हैं, वो तो हमारे अगेंस्ट ही रहेंगे। लेकिन जब अपने जो धोखा देते हैं वो मतलब उसी को धोखा बोला जा सकता है, क्योंकि दूसरों का तो हमें पता ही है, वो तो हमारे साथ फ्रेंडशिप तो करेंगे नहीं, एनिमीज तो फ्रेंडशिप करेंगे नहीं, दे विल नॉट बी इन गुड रिलेशन विद अस, बट दिस इज द बिट्रेयल दैट इज ऑलवेज गिवन बाय our own persons. So this is mentioned here, at to brute then fall. तो इसके बाद सीजर को ये एड्रेस करते हुए चीज़ है कि भाई अपने ही लोग धोखा जो दे रहे हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब किंग लियर की का जो प्ले है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस ट्रेजेडी। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, कि
जो अनग्रेटफुल चाइल्ड होते हैं, यहाँ पे किंग लियर जो आज के रेफरेंस में हो सकता है कि आपके राइटिंग स्किल में आज की रेफरेंस को लेकर चिल्ड, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरी वन ऑफ अस कि किस तरह से children are getting morally degraded, and when children are morally getting degraded, it's the parents who have a lot of pain. तो यहाँ पर किंग लियर बोल रहा है कि जब उसकी जो 2 बेटियां थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो वो कहता है कि कितना शार्प होता है, कितना तीखा होता है एक सरपेंट का टूथ। सरपेंट मीन्स होता है सांप, कि एक सांप के बाइट, सांप के दांत से भी, सांप के बाइट से भी ज़्यादा शार्प किसका टूथ होता है, कौन सा घाव होता है, कि एक कोई ऐसा बच्चा हो जाना जो अनग्रेटफुल हो, जो थैंकलेस हो, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करता हो। सो नथिंग इज़ मोर पेनफुल देन रेजिंग एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। सो दिस वॉज द रेफरेंस है। एक इस कोटेशन को भी आप बिल्कुल याद करेंगे, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कि अगर कुछ किया नहीं जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। इफ़ यू इन्वेस्ट नथिंग यू विल गेन नथिंग। ये कैंडिडेट्स जो मैं आपको कोटेशन बता रही हूँ ना, आप साथ के साथ आई बिलीव नोट कर रहे हैं। अगर नहीं भी नोट कर रहे हैं और आपको जिस भी कैंडिडेट को ये लग रहा है ना कि मैं मैडम पीडीएफ शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेता हूँ और ज्वाइन करने के बाद मैडम पीडीएफ शेयर करेंगे, तो बेटा आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना तो आप पीडीएफ से कुछ रेफ़र कर पाएंगे। आप एक नोटबुक बनाएं, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था, उस नोटबुक में साथ के साथ नोट करते चलें, और साथ के साथ नोट करेंगे तो आप डेफिनेटली आपकी राइटिंग का भी रहेगा और आपको इजी रेफरेंस भी रहेगा वहाँ से चीज़ रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द कोर्स ऑफ द ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, कि जो प्रेम का रास्ता है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता है। डिफ़िकल्टीज एंड हर्डल्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ट्रू लव, एंड दिस कोट इज़ फ्रॉम मेजर फॉर मेजर, और इसमें क्या है, द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप, कि जो भी मिजरेबल पर्सनस हैं या फिर कोई भी नॉन सपोर्टिव, नॉन कंफर्टेबल कंडीशन जब आती है तो वहाँ केवल उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो ऐसे मिजरेबल लोग वही होते हैं जो सिर्फ उम्मीदों में जीते हैं, जो स्ट्रगल नहीं करते हैं, जो हार्डशिप नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो स्ट्रगल को फेस नहीं कर रहे हैं, जो कॉवर्ड है ना। तो जो ऐसे मिजरेबल लोग हैं उनके पास कोई मेडिसिन नहीं होती, उनके पास एक ही मेडिसिन होती है, एंड दैट इज़ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। वो सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि एक ऐसा समय आएगा। होप इज़ अ डेंजरस थिंग। And notice writing and reported speech. Soon I'll be sharing a video with all of you, and we will be learning about these 2 topics also in our next part. Thank you.